नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। 1 नवंबर ये दिन हमेशा हर दिल को कौंधता है, क्योंकि इस दिन देश की सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग हुई थी और उसकी शहादत हम सिख नरसंहार के रूप में बनाते हैं। हमेशा हम देखते हैं कि अखलाक, मॉब लिंचिंग में मारा गया अखलाक। राजस्थान में कई ऐसे चीजें हुई, ऐसी बातें हुई जो आपसी मुठभेड़ था, आपसी रंजिशों का एक दौर था, जब आपस की मारपीट के साथ किसी को कोई जख्मी हो गया या कोई किसी की मौत हो गई तो उसको कहा गया कि ये मॉब लिंचिंग था। तब वसुंधरा राजे की सरकार थी, लेकिन उसी राजस्थान में किसी का सरेआम सर तन से जुदा करके गला काट दिया जाता है, रेत का गला काट दिया जाता है कन्हैया जी का, और उसके बाद उस प्रदेश की सरकार चुप रहती है और पार्टी मॉब लिंचिंग के नाम पर हाय तौबा मचाती थी, रोती पीटती थी, वो तो बिल्कुल ही चुप्पी साध लेती है। याद कीजिए 1 नवंबर 1984 का वो दिन जब इस देश के सबसे बड़े मॉब लिंचिंग का साक्षी बना था पूरा देश, और उस मॉब लिंचिंग को हवा दी जा रही थी इस देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसके मुखिया की तरफ से। कहा यह जा रहा था कि जब बड़े पेड़ गिरते हैं तो छोटी टहनियां जो हैं उन पर प्रभाव तो पड़ता ही है। इंदिरा गांधी जो उस वक्त की इस देश की प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या हो गई थी और उस हत्या की खबर के साथ ही ये मॉब लिंचिंग का दंगे के नाम पर, सिख दंगे के नाम पर, सिख नरसंहार के नाम पर शुरुआत हो चुकी थी। पूरी पार्टी चुप्पी साधे हुई थी। जिनको मुखिया बनाया गया था उनके बेटा थे राजीव गांधी, और वो ये कह के इसको जस्टिफाई कर रहे थे कि जब बड़े पेड़ गिरते हैं तो ऐसी छोटी मोटी घटनाएं, ऐसी छोटी मोटी शाखाएं जो है उन पर इसका प्रभाव पड़ता है। मॉब लिंचिंग जिसने देखते ही देखते 10,000 निर्दोष सिखों को कट्टरपंथी कांग्रेसियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। वो कट्टरपंथी कांग्रेसियों के नफरत के हवाले चढ़ गए थे। इतने बड़े कत्लेआम पर उस समय कांग्रेस के उत्तराधिकारी और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बयान था कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती थोड़ी सी तो हिल ही जाती है, शाखाओं पे इसका प्रभाव पड़ता है। अर्थात सिखों की निर्मम हत्या को जायज ठहराया जा रहा था, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। हत्या वो भी जायज नहीं था, लेकिन उसके बाद की ये घटना भी उतनी ही नाजायज, उससे कहीं ज्यादा नाजायज थी, और जिसके चश्मिदी बने हुए थे और उसके मजे लूट रहे थे, अपने आक्रोश को शांत कर रहे थे। 1984 वो मासूम लोग मारे जा रहे थे जो सिख थे, क्योंकि हत्या किसी सिख समुदाय के व्यक्ति ने की थी, इसलिए उसका भुगतान पूरे सिख समुदाय को पूरे देश में करना पड़ा था। 1984 सिख नरसंहार अपराधियों और राजनीतिक दलों के नापाक गठबंधन का एक घिनौना कृत्य था। 31 अक्टूबर 1984 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। सुरक्षा में नियुक्त 2 कर्मचारी ने ही उनके आवास पर ही हत्या कर दी थी। किसी भी देश में प्रधानमंत्री और आवास पर कर दी गई किसी भी देश के प्रधानमंत्री की हत्या कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, और लेकिन यह भी बात सही है कि वो बेहद सुरक्षित स्थान होता है, सबसे सुरक्षित स्थान होता है। जो भी व्यक्ति सेना, अर्धसैनिक दस्ते या पुलिस की वर्दी में पहनता है वह केवल देश के कानून व नागरिकों की सुरक्षा तक ही समर्पित होता है। उसका व्यक्तिगत जात, धर्म कभी भी उसके कार्य में बंधन नहीं बनते हैं। ड्यूटी निरपेक्षता के साथ करता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। कर्तव्य तो यही कहता है। यदि सुरक्षाकर्मी अनुशासन की अवहेलना करे और रखवाले बनने की जगह कातिल हत्यारे बन जाएं, तब जरूर कुछ बड़े मानसिक कारण होंगे, इसकी संभावना जताई जा सकती है। इंदिरा गांधी पर हमला 31 अक्टूबर 1984 की सुबह तकरीबन 9:20 पर हुआ था।
उन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में एम्स में एडमिट करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने 10:50 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया था। 11 बजे प्रातः ऑल इंडिया रेडियो पे प्रधानमंत्री को उन्हें 2 सिख शस्त्रधारी अंगरक्षकों द्वारा कत्ल किए जाने की घोषणा पूरे देश में कर दी गई थी। साधारणतः ग्रेव एंड सन प्रोवोकेशन भावनाएं तो कुछ मिनटों के बाद ही शांत हो जाती हैं, परंतु दिल्ली में सिखों का कत्लेआम कुछ मिनटों के बाद नहीं बल्कि कई घंटों की विचार मंथन के बाद उत्पन्न हुई थी और ये प्रतीत होता था कि ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति थी। राजीव गांधी शाम 4 बजे घर वापस पहुंचते हैं। पहली पत्थरबाजी की घटना शाम 6:30 पर राष्ट्रपति यानी जैल सिंह के एम्स पहुंचने पर होती है। रात में अकबर रोड पर दिल्ली के एक बंगले पर ऐसे कुछ लोग इकट्ठे होते हैं जिसमें से अधिकतर पर सिख कत्लेआम करवाने का दोष आज भी लगाया जा रहा है, वो दोषी माने जाते हैं। 1 नवंबर 1984 की सुबह करीब केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कई राज्यों में सिखों पर नरसंहार आरंभ होता है। ये तकरीबन 24 घंटे के बाद ये जो पूरा मॉब है वो सड़कों पे उतर आता है। जिन्होंने प्रधानमंत्री की हत्या की थी उनमें से एक तो गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरे को मौके पर ही मार दिया जाता है, परंतु नरसंहार उन हजारों निर्दोष सिखों का हुआ जिनका कोई जुर्म नहीं था, जिनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। वो शांति के साथ अपने परिवार के साथ जीना चाहते थे, लेकिन उन्हें टायरों में बांध कर जलाकर मारा जाता है। सरेराह गले में टायर डालकर उन्हें जलाया जाता है। सामूहिक कत्ल किए जाते हैं, बलात्कार किए गए, लूट की कई और गुरुद्वारे पे तोड़फोड़ की घटनाएं आम हो गई थी। उस वक्त में अच्छे भले लोग भी खून का बदला खून की छींटे ऐसा कहते हुए ले रहे थे। खून की छींटे सिख के घरों तक पहुंचने चाहिए। जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है की बातें करने लगे। 3 नवंबर तक देश की पुलिस, फौज और अदालतें खामोश रहीं। किसी को होश नहीं था कि इस घटना को रोका जाए, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और जो लोग इस घटना को अंजाम दे रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ एक्शन हो। 3 नवंबर तक ये चीजें चलती रहीं। इंसानियत उनके हृदय नहीं जगा सकी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 दिनों में तकरीबन 2800 सिख दिल्ली और 3500 सिख भारत के दूसरे राज्यों में कत्लेआम की भेंट चढ़े। लूट खसोट और नुकसान का तो कोई हिसाब नहीं है। सरकारी तंत्र चाहे अराजकता की तस्वीर बना रहा हो, परंतु आम आदमी के हृदय में इंसानियत जरूर कचोटती रही। उन्होंने मजलूमों को अपनी छाती से लगाकर अपने घर में छिपा कर रखा। कई जगह बचाने वाले भी भीड़ तंत्र के हत्थे चढ़ गए, उनके शिकार बन गए। या भले लोग शरणार्थी कैंप में भी उनका सहारा बने। ये हमला एक धर्म को मानने वाले द्वारा दूसरे पंथ पर नहीं था, बल्कि बदला लेने की नीयत से अपराधियों और राजनीतिक दलों के नापाक गठबंधन का घिनौना कृत्य था। इस कत्लेआम की पड़ताल तो क्या होनी चाहिए थी। पुलिस ने कोई मुकदमा भी नहीं दर्ज किया और ना ही किसी अदालत ने कानून के पालन हेतु स्वयं ही कोई कार्रवाई की। दुनिया भर में कार्रवाई की अदालतें तो बार बार सुओ मोटो लेती है ना, स्वतः संज्ञान, लेकिन इस मामले में नहीं लिया गया था। एडिशनल कमिश्नर पुलिस वेद मारवा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई 1985 में, जिसे बंद कर दिया गया। उस रिपोर्ट का कुछ भी पता नहीं कि अगला कमीशन जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का बना। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कहा कि दोषियों की शिनाख्त करनी उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा ही नहीं थी। इसी क्रम में अब तक 10 से अधिक कमीशन और कमेटियां बन चुकी, परंतु पूर्ण इंसाफ की प्रक्रिया अभी देश की राजधानी दिल्ली में ही अधूरी है। देश के अन्य राज्यों में 36 साल होने के बाद भी सरकार इंसाफ की निष्पक्ष जांच, मुआवजा व दोषियों को दोषी सजा दिलाने हेतु पूरी तरह सजग नहीं है। सन 1993 में मदन लाल खुराना की तरफ से बनाई गई जस्टिस नरूला कमेटी ने उस समय देश की केंद्र सरकार की मान्यता नहीं दी थी।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने सन 2000 में जस्टिस जीटी नानावटी कमीशन का गठन करके इस नरसंहार की जांच को आगे बढ़ाया, जो आज भी कभी तेज और कभी धीमी गति से चल रही है। बेगुनाह लोगों के कत्लेआम, लूटमार और औरतों के साथ बलात्कार करने वाले दोषियों की सजा करवाने की प्रक्रिया यदि 36 साल पूरे होने पर भी नहीं पूरी होती है तो न्यायिक प्रक्रिया भी जांच के कटघरे में खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो बार बार सिख भाइयों को करती दिखाते हैं, जगहों पर महल लगाने का प्रयास तो अच्छा हो रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे कहेंगे कि 1984 के अपराधियों को सजा दिलवाने के कार्य में अभी भी धीमी गति से है। हम उस मॉब लिंचिंग की बरसी तो मनाते हैं, लेकिन दोषियों को कब फांसी पे चढ़ाई जाए इसकी मांग नहीं करते। वैसे इस मॉब लिंचिंग से जुड़ी कुछ बातें आपको बता दूं। ये मॉब लिंचिंग जिसे सिख नरसंहार कहते हैं, उसकी मुख्य वजह क्या थी? इसकी मुख्य वजह खुद इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी, ये वो दौर था जब अकाली दल पंजाब में अपने चरम पे था और इंदिरा गांधी उसको खत्म करना चाहती थी। संजय गांधी उनके दाएं बाएं हाथ दोनों थे। संजय गांधी पंजाब की पॉलिटिकल कमान संभाले हुए थे। उनके सामने दो लोगों को लाया जाता है, जिनमें से एक पंजाब का छटा हुआ गुंडा था जिसने अकाल तख्त की स्थापना सीधे हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में की थी, जिसे भिंडरवाला कहते हैं। भिंडरवाले को बढ़ावा दिया जाता है और वो अकाली दल को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करता है, जिसमें गुंडागर्दी चरम पे होती है। उस गुंडागर्दी में मर्डर आम बात होती है, जिसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है। धीरे धीरे भिंडरवाला इतना ताकतवर हो जाता है कि पंजाब की राजनीतिक गलियारों में अपने रसूख बनाने लगता है और सत्ता की पलटबाजी का वो एक बड़ा, कहते हैं, सरताज बन जाता है। इंदिरा गांधी को ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है। अब भिंडरवाला को खत्म करना था। जिस मॉन्स्टर को उन्होंने खड़ा किया था, वो मॉन्स्टर ही अब उनको खत्म करने पे तुला हुआ था। इंदिरा गांधी इसको लेकर के ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करती हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के अंदर ही चलता है, क्योंकि अकाल तख्त भिंडरवाले ने वहीं पे बनाया हुआ था, जहां पे बड़ी मात्रा में असला बारूद हथियार सब थे, जिससे वो पूरे पंजाब को जीत सकता था। खालिस्तान की मांग करने वाला भिंडरवाला पंजाब को खालिस्तान बना सकता था। इंदिरा गांधी के लिए चुनौती थी। चुनौती में उन्होंने इस देश के आर्मी को इन्वॉल्व किया। वो आर्मी एक्शन लेती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से उसे चलाया जाता है और करीब 1.5 और 2 दिन के प्रयास पर ये जो अकाल तख्त के अंदर में जो फायरिंग चलती है वो होती है और उसके बाद अंततः भिंडरवाल मारा जाता है। लेकिन खालिस्तान की वो लौ जो जगा चुका था और नफरत की एक जत्था वो बना चुका था, अब वो इंदिरा गांधी पर भारी पड़ने वाला था। वो सिखों के दिल में अपनी जगह बना चुका था तब तक, और सिख अब ये समझने लगे थे कि इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल कर रही थी। अकाली दल के खिलाफ भी, पंजाब में हिंदू और पंजाबियों को अलग करते हुए भी, और इसी का नतीजा था इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 अंगरक्षकों ने की, जो खुद भी सिख थे। वो भिंडरवाला क्योंकि उनके दिल में बसता था, और भिंडरवाला के खिलाफ ये ऑपरेशन ब्लू स्टार उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही नहीं, उस वक्त में टाड़ा चलाया गया था। उस वक्त में एंटी टेरर एक्ट जो है वो लाया गया था, और उस एक्ट के तहत जो पंजाब के युवा थे उनकी बुरी तरह से शोषण हो रही थी। किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था जो अच्छा नहीं लगता था, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ बातें करता था, जो उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाता था, उसको इन एक्ट के तहत एक्शन लेते हुए अंदर डाल दिया जाता था। प्रताड़नाओं की हदें सारी पार हो रही थी और पंजाब सुलग रहा था। पंजाब की ये आग जो है वो इंदिरा गांधी के आवास तक पहुंची थी और इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तब तक राजीव गांधी अपनी माँ को, संजय गांधी की मौत हो चुकी थी और राजीव गांधी अपनी माँ का सहारा बन के भारत लौट चुके थे अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ। सोनिया गांधी क्यों हर वक्त वो इंदिरा गांधी के साथ होती थी, लेकिन जब सुबह का वक्त था
और इंदिरा गांधी अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी, उससे पहले उनके एक इंटरव्यू भी लाइन अप थे। सोनिया गांधी को वहां होना चाहिए था, लेकिन सोनिया गांधी वहां नहीं थी और इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है। जय हिंद, जय भारत। सवालों के साथ छोड़े जा रही हूँ, जवाब आप ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। न्यूज़ अड्डा इंडिया के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और अपनी बातों को जरूर रखिए, क्योंकि आवाज़ से आवाज़ मिलती है तो वो आवाज़ जो है इनकलाब लाती है।